हे हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो अगर आप बिगनर हो या आईटी में अपना करियर बना रहे हो और या आप कॉलेज के अभी बीटेक या आपने एमसीए किया है या न्यू टू आईटी और आप समझना चाह रहे हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, राइट। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, राइट। और क्लाउड कंप्यूटिंग से जो रिलेटेड अदर एस्पेक्ट्स हैं कि कौन कौन से वेंडर्स हैं, ऑटोमेशन क्या है, डेवऑप्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या क्लाउड करना चाहिए, राइट। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा सो दैट आपके कुछ काफ़ी सारे डाउट्स नॉर्मली क्लियर हो जाए। ये एक बेसिकली आइडिया है, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत भी क्यों पड़ी, हमको ऐसा रिक्वायरमेंट भी क्यों पड़ा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग और लर्निंग मिल जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करने का इन शॉर्ट और सिंपल वे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो जब मैंने शुरू किया था अराउंड, मैं आपको बताऊं 2010-11 के आसपास, हम लोग सुनते थे कि मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल है, चल रहा है, बहुत कुछ है। तो मेरे दिमाग में क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया था कि हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग से हम सर्वर्स वगैरह या सब कुछ है वो हम रिसोर्सेस कुछ अलग तरीके से क्रिएट कर लेते हैं, मतलब करेंगे कंसोल पर ही लेकिन कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो बस एक आइडिया था कि मतलब वो चीज़ें किसी और डेटा सेंटर में मैनेज हो रही है, राइट। लेकिन कई बार जब हम लोग बात करते थे तो किसी से पूछा मैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो वो कहता था कि उसके अंदर वीएम पे काम होता है, ठीक है। कोई बोलता था वीएम का काम जो है वो सारा उसके ऊपर होता है, क्लाउड के ऊपर होता है, या कुछ अजीब अजीब तरीके से कुछ आंसर मिलते थे। तो समझ में नहीं आता था, क्या हो सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें ना आपको क्लियरिटी नहीं होती है कि आपको जो आपको लोग बताते हैं, बस किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ सुना तो वो बता दिया, राइट। तो वो चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है। बट अभी तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास आ गई है बिकॉज फ्रॉम फ्यू ईयर्स ये काफ़ी ज़्यादा फेमस तो हो ही चुका है, राइट। तो इट्स ओके ना। अब समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। तो इन शॉर्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के थ्रू आप IaaS, पास और सास के सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, राइट। नाउ मैं एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली अगर आप यूज केस समझ के चलोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, राइट। So IaaS is infra as a service, PaaS is platform as a service, and SaaS is software as a service, right? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आपको सपोज करो, आप अभी क्या होता था, उससे पहले क्या होता था, नॉर्मली आपकी कंपनी, हर कंपनी का एक अपना डेटा सेंटर होता था, ठीक है। जब मैंने आईटी स्टार्ट किया था मैंने अराउंड 2005-6 में मेरा फर्स्ट जॉब था। तो जिस एमएनसी कंपनी में था तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे वेरियस डेटा सेंटर हैं, कंपनियों के डेटा सेंटर को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये एक जॉब चलता था, एक जॉब पैटर्न था 2006-5 के आसपास, और उससे पहले भी, ठीक है। हर कंपनी का अपना डेटा सेंटर, ठीक है। XYZ कंपनी है, उस कंपनी का अपना डेटा सेंटर होगा और उसके लिए उन्होंने बंदे रखे हुए होंगे। एक DBA होगा, एक वेबसाइट के लिए होगा, एक विंडोज़ टीम होगी, एक लाइनेक्स टीम होगी, इस तरीके से अलग अलग उनका लोग होंगे और वो कंपनी के आईटी को सपोर्ट करेगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका क्या था, ये प्राइवेटली कंपनी मैनेज करती थी, ठीक है। तो अभी यहाँ होता था, क्या था, ये पहला का सिनारियो, राइट। अर्लियर सिनारियो वाज एवरी कंपनी मैनेज इट्स ऑन डेटा सेंटर, राइट। तो उसका एक सेपरेट नेटवर्क रेंज होता था, ओके, दे हैव देयर ओन नेटवर्क रेंज, ठीक है। एंड उस नेटवर्क रेंज के थ्रू वो सारे रिसोर्सेज, सर्वर्स वगैरह जो होते थे वो सभी कुछ उन्हीं के होते थे, राइट। डेटाबेस, आईटी टीम, ये सब कुछ होता था। और इसका फिजिकल कॉस्ट होता था, सारी चीज़ें फिजिकली होती थी, है ना। ऑल थिंग्स आर फिजिकल, राइट। तो ये सब होता था, ठीक है। देन आफ्टर सम टाइम, राइट, नियर बाई एग्जैक्ट ईयर्स आई कैन, मतलब ये थोड़ा चेंज हो सकता है, बट अराउंड 2008 2000 या अराउंड 2008 2007 एक कंसेप्ट आया जिसको बोलते थे VMware, ओके। तो VMware कंपनी है, VMware काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो उसमें क्या होता था, उसमें एक बड़ा सर्वर हुआ, देयर वाज वन बिग सर्वर, राइट।
say with 50 CPU and maybe like 80 GB RAM like this, right? और बड़ी बड़ी कॉन्फ़िगरेशंस के आपके सर्वर होगा और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे VMs क्रिएट होती थी, राइट? VM क्रिएट होती थी, तो दे क्रिएट VM, मल्टीपल VM is servers, right? Servers. It could be anything, Windows, Linux, right? Multiple servers was created on one physical box. Okay? ठीक है, तो अब क्या हुआ, स्पेस की प्रॉब्लम काफ़ी सॉर्ट आउट हुई थी इससे, क्योंकि अभी काफ़ी सारे सर्वर मैनेज करने के बजाय एक या दो ही बड़े बड़े ESX सर्वर जिसको बोलते थे वो आपको मैनेज करने थे। ठीक है, तो ये अगेन विंडोज़ के पास काम आ गया या लाइनक्स टीम के पास आ गया, जो भी टीम वहाँ पर थी वो करती थी, और उस पर जो सर्वर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गए वहाँ पे। ठीक है, तो एक VM पे आपके मल्टीपल सर्वर्स हो गए, सपोज 20 सर्वर्स हो गए, तो रादर देन 20 फिजिकल सर्वर खरीदने के बजाय ये आपके 20 VM उन्होंने इंस्टॉल कर दिया ऑन वन सर्वर, राइट? अब इसमें एक एडवांटेज होता था, ये शेयर्ड बेसिस पे होते थे। तो शेयर्ड बेसिस पे मतलब अगर आपको 8 GB रैम चाहिए एक सर्वर के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 सर्वर्स बनेंगे अगर आप फिजिकल की बात करते हो, राइट? बट वो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे वो 15 सर्वर्स क्रिएट कर देते थे, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है कि भाई आप एवरी टाइम तो सारे रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे होते, तो वो 80 GB रैम जिसको जैसे चाहिए उतनी एलोकेट कर देते थे। अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है सर्वर को, तो वो उसको मिल जाएगी। सपोज किसी सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो था 8 GB रैम, ओके, सपोज करो उसका जो यहाँ पे हमारे पास टोटल पूल तो है 50 CPU एंड 80 GB रैम, राइट? बट इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक VM बनाया, ऐसे करके 10 सर्वर बना दिए, राइट? इस तरीके से 10 सर्वर बना दिए, इसको बोल दिया 8 GB, राइट? 8 GB रैम एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? ऐसा करके इन्होंने 10 सर्वर बना दिए, राइट? मेंटेन हो गया इजीली, ठीक है? ऐसे 10 सर्वर बना दिए, और 10 के जगह अभी आप 15 सर्वर मैनेज कर पा रहे थे, क्योंकि हर सर्वर देखो 8 GB रैम उसका हमेशा तो यूज़ होगा नहीं। तो सपोज करो इस टाइम 4 GB यूज़ हो रहा है, तो ये सर्वर का कुछ यूटिलाइजेशन अगर आया तो यहाँ पे दे दिया, राइट? अगर मान लो सपोज करो 8 GB रैम यहाँ पे चाहिए और एकदम ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे उसको 8 GB एलोकेट कर दिया, राइट? फिर हो सकता है इसका लोड खत्म हो गया तो दूसरा, तो हर सर्वर मतलब 10 सर्वर के 10 सर्वर या 15 सर्वर हमेशा तो 100% यूटिलाइज हों, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको बोलते हैं शेयर्ड बेसिस पे हमने अपने CPU और मेमोरी को शेयर कर दिया, राइट? तो ये कंसेप्ट काफ़ी चला, ठीक है? इसके बाद जो एक मार्केट में चल रहा था वहाँ पे मतलब 2006 अराउंड ईयर्स, ये आपका US में शुरू हुआ कि AWS कंपनी आई और इन्होंने क्या करना शुरू किया। अब हर कंपनी अपना डेटा सेंटर जब मैनेज करती थी, तो डेटा सेंटर मैनेज करने में ऑब्वियसली काफ़ी सारे इश्यूज, एक IT मैनेजर रखना है, फिर वो काफ़ी सारे जो भी इशू आ रहे हैं वो देखते रहना, तो ये काफ़ी काम हो जाता था। AWS एक कंपनी आई अमेजोन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मैं अपने डेटा सेंटर बना लेता हूँ, ठीक है? हम अपने डेटा सेंटर बना लेते हैं और उन डेटा सेंटर्स के थ्रू वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे जो उनको चाहिए, राइट? तो यहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई, अब इन्होंने बोला, अमेजोन ने बोला कि मेरे पास बहुत अच्छे तरीके से मैनेज डेटा सेंटर है। इन्होंने बढ़िया से डेटा सेंटर बनाए। स्टार्टिंग में तो थोड़ा कम ही स्कोप था, लेकिन धीरे धीरे सर्विसेज फेमस होने लगी, राइट? जैसे जैसे पॉपुलर हो गई तो और डेटा सेंटर बना दिए। तो उन्होंने मल्टीपल डेटा सेंटर्स बनाए जिसको AG बोला जाता है AWS में, राइट? सो उन्होंने वो डेटा सेंटर्स बनाए और उसके थ्रू वो सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। तो अब सर्विसेज क्या प्रोवाइड करने लगे, जब वो एक सर्वर प्रोवाइड करते थे जिसमें हार्डवेयर, रैम, CPU ये सब हुआ, तो ये क्या हो गया, स्टोरेज प्रोवाइड करने लग गए। तो ये सब आया IaaS के अंडर, ठीक है, इंफ्रा एज ए सर्विस के अंदर, राइट? फिर वो ओवर द कम और ज़्यादा एडवांस हो गए, तो उन्होंने क्या किया, जैसे सपोज करो SQL की एप्लीकेशन चाहिए या जावा की एप्लीकेशन चाहिए, तो वो भी उन्होंने इंस्टॉल करके देना शुरू कर दिया। तो वो एग्जाम्पल हो गया पास का, ठीक है? एक एंड पॉइंट दे दिया, भाई आप सिर्फ डेटाबेस का लॉगिन करो
यूज़र नेम और पासवर्ड बोलेगा, लॉगिन किया, आपको एसक्यूएल सर्वर तक इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ओरेकल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो वो पास है, राइट। देन सास, जब एप्लीकेशन पूरी की पूरी रेडी हो गई, लाइक ऑफिस 365 आप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, सब कुछ क्लाउड पे ही है, राइट। तो जैसे आपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया यास पास सास का, ठीक है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है, ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग में वेंडर कौन कौन सा है? वेंडर आ गया आपका अमेजोन आ गया, देन आई थिंक 2010-11 में माइक्रोसॉफ्ट ने देखा भाई इसमें तो अच्छा बिजनेस आ रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया। देन गूगल तो काफ़ी पहले से इसमें था, तो गूगल भी रहा, गूगल ने भी अपने डेटा सेंटर्स बनाए हुए थे, राइट। तो अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट ने एग्रेसिवली काफ़ी काम किया इंफ्रा के ऊपर, इंफ्रा एज ए सर्विस प्रोवाइड करने के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद तो ओरेकल ने भी देखा, VMware ने भी देखा, और बहुत सारी कंपनीज आप कह सकते हो कि अपना आ गया, रैक स्पेस आ गया, राइट। बहुत सारी अदर कंपनीज यहाँ पे आ गई जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बट अभी भी अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट टॉपर्स पे हैं। वैसे अगर आप देखोगे कंपोजिशन तो अभी तक अमेजोन ने शायद होल्ड किया हुआ है इसको टॉप पोजीशन, बट माइक्रोसॉफ्ट ने भी काफ़ी एग्रेसिवली इसको अप्रोच किया, ठीक है। तो ये क्या किया, अब सर्वर आपके जो बनने शुरू हो गए, जो वॉल्यूम स्टोरेज बननी शुरू हो गई, वो सब किसके थ्रू हो गई? इन कंपनीज के थ्रू, इन वेंडर के थ्रू। तो पहले कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा इशू रहता था। इशू क्या रहता था भाई? सिक्योरिटी कंसर्न है, हम अपना डेटा वहाँ क्यों डालें क्लाउड पे, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न थे यहाँ पे, तो कंपनियों ने काफ़ी सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो किया, कंपनियों से जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं उनसे सर्टिफिकेशंस लिए, एंड इंश्योर किया कि डेटा वो मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, 2014-15 में अराउंड ही काफ़ी ज़्यादा बूम करने लगा, और अब कंपनियां कहने लगी कि ठीक है, हम अपना डेटा सेंटर मैनेज करने की बजाय AWS या किसी भी दूसरे माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी दूसरे वेंडर से सर्विसेज ले लेते हैं, तो हमारा IT टीम का खर्चा बचता है, राइट। ये एक तरह से रेंट पे है कि उन्होंने सर्वर दिया, उसका मंथली वो कुछ चार्ज करते हैं, राइट। तो इस तरीके से चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से चला, और कंपनियां धीरे धीरे शिफ्ट करने लगी, ठीक है। कंपनियां धीरे धीरे शिफ्ट करने लगे। सिक्योरिटी कंसर्न अर्लियर थे, लेकिन अभी वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होता था, कंसोल पे गए, कंसोल पे जाके सर्वर बनाया और अपना रेडी हो गया, राइट। उस पर जो भी एप्लीकेशन डालनी है वो होस्ट किया और अपना काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे क्लाउड पे मतलब कंपनी धीरे धीरे जाने लगी। ये था इनिशियल फेज, राइट। ऐसे ही गूगल में या एज़्योर में या किसी भी क्लाउड में, और धीरे धीरे इस तरीके के क्लाउड बनने लगे। तो ये क्लियर हो गया क्या है, क्यों जरूरत पड़ा भाई? इजी के लिए, क्योंकि जो IT का लोड था काफ़ी ज़्यादा, अभी वो हेडेक कम हो गया। बेनिफिट्स क्या क्या है? बेनिफिट्स है पे पर यूज़, है ना, बिल आपको नॉर्मली मंथली पे करना पड़ता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, फिजिकल सर्वर लिया, फिजिकल सर्वर को अब चेंज कराना बड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पे क्या, सर्वर स्टॉप किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, हो गया सर्वर चेंज, तो काफ़ी टाइम बचा। एजिलिटी है, फास्ट है, ठीक है, फास्ट है। आपको सर्वर बनाने में पहले एक सर्वर लोगे, फिजिकल हार्डवेयर, फिर उसका ऑर्डर निकलेगा, फिर वो सर्वर आएगा, फिर उसके ऊपर OS इंस्टॉल होगा, उसके लिए टेक्निकल टीम चाहिए, फिर उस पर कुछ इशू आया, तो इश्यूज होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या, आपने कंसोल पे गया, सेलेक्ट किया, विंडोज चाहिए या लिनक्स चाहिए, इंस्टॉल किया, हो गया इंस्टॉल, राइट। तो ये फ़ायदा हुआ। इलास्टिसिटी है, ठीक है। आपको कॉन्फ़िगरेशन अभी 4 GB रैम था, अब आपको 8 GB चाहिए, कैन इजीली चेंज, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाओ, राइट। हाई अवेलेबिलिटी है, मल्टीपल डेटा सेंटर्स पे आप अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, तो अगर कुछ एक डेटा सेंटर में प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे में जा सकते हो, राइट। तो इस तरीके के काफ़ी सारे आपको एडवांटेजेस यहाँ पे मिल गए। ऑडिट में इजी था, क्योंकि लाइसेंस वगैरह का सारा टेक केयर वो करते हैं। डेटा सेंटर्स की मेंटेनेंस बच गई, डेटा सेंटर्स की मेंटेनेंस आपको ज़्यादा आप फोकस नहीं करना पड़ता, डेटा सेंटर की मेंटेनेंस जो भी क्लाउड वेंडर होगा वो प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो एक ये फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आई होप अभी हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं ये भी आपको क्लियर हो गया है, जो कंसर्न था। अब धीरे धीरे इसमें एडवांस भी आ गई। जो आपकी एप्लीकेशंस थी वो एप्लीकेशंस भी यहाँ पे होस्ट होने लग गई, ठीक है। तो अभी आपकी कोई वेबसाइट बन रही है, वो पहले सर्वर बनाया, सर्वर पे होस्ट किया, वो सब होता था।
लेकिन धीरे धीरे अब क्लाउड में भी एडवांसमेंट आ गई है। अब क्लाउड में एडवांसमेंट आ गई तो यहाँ पे आपका रोल आ गया डेवऑप्स का, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने ऑटोमेशन शुरू कर दिया। तो ऑटोमेशन में क्या हुआ, आपको सर्वर बनाना है, सर्वर बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको सर्वर पे बनाने के लिए कंसोल पे चाहिए होती है उसको आपने एक स्क्रिप्ट पे लिखा, और वो स्क्रिप्ट आपने, इट मे बी क्लाउड फॉर्मेशन स्क्रिप्ट हो सकती है, अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर यूज़ कर रहे हो तो पावरशेल स्क्रिप्ट हो सकती है। ऐसा कुछ स्क्रिप्ट लिया और उसमें लिखा कि भाई ये इसका आईपी होगा, ये सर्वर होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये नाम होगा। ऐसा करने के थ्रू ऑटोमेशन करने लगे, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से टूल है आपके पास, ऑटोमेशन के लिए टूल आ गया आपके पास, क्लाउड फॉर्मेशन आ गया, ठीक है, पावरशेल आ गया, AWS के लिए क्लाउड फॉर्मेशन और एज्योर के लिए पावरशेल, और टेराफॉर्म आ गया। अब टेराफॉर्म काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग आया और आपको थोड़ा सा आपने फॉर्मेट समझ लिया तो आप टेराफॉर्म में काफ़ी इजीली सर्वर बना सकते हो। तो अब इन्होंने ये शुरू कर दिया कि स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट के थ्रू काम किया। तो अब धीरे 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 आप एडवांसमेंट में आ गए, राइट। तो यहाँ पे आपका रोल आ जाता है ऑटोमेशन का, और जब ऑटोमेशन का रोल आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, डेवऑप्स इंट्रोड्यूस हो गया। यहाँ हो गया डेवऑप्स इंट्रोड्यूस। तो अब डेवलपमेंट का काम बेसिकली, क्योंकि आप लिख तो स्क्रिप्ट ही रहे हो ना, तो ये डेवऑप्स का काम हो गया। तो यहाँ पे आपका डेवऑप्स डेवलपर की जरूरत पड़ गई, लेकिन स्क्रिप्ट लिखने से काफ़ी इजी हो गया। तो डेवलपर के लिए भी इजी हो गया क्योंकि उनको कोडिंग तो पहले से ही आती थी, अब वो आसानी से इसको लिख सकते हैं कोड को, राइट। कोड को आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बेनिफिट है, नो अपफ्रंट पेमेंट। अच्छा, वीडियो अगर अभी तक पसंद आया हो और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट कर दो, और किसी के साथ शेयर करना चाहो तो शेयर कर दो, ठीक है। तो इट विल बी हेल्पफुल, और मेरा मोटिवेशन इससे ज़्यादा हाई होता है कि हाँ मैं ऐसे नेक्स्ट आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। तो इफ़ यू कैन डू दैट, वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल, मतलब मेरे लिए काफ़ी बूस्ट करेगा। और डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो कोर्सेज वगैरह हैं वो भी आप काफ़ी सारे, आपको अगर कोर्सेज करना चाहते हो या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो वो भी प्रोवाइड करता हूँ। तो फॉर दैट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपका डेवऑप्स का रोल आ गया, ठीक है। अब यहाँ स्क्रिप्ट लिख दी, स्क्रिप्ट लिखने के बाद जो पहले अब वाटरफॉल मॉडल यूज़ होता था कि भाई पहले पूरा सॉफ्टवेयर बनेगा, फिर एक सारी को मतलब जो भी डिज़ाइन बनेगा, फिर उसका बिल्ड होगा, उसके बाद टेस्टिंग होगी, फिर वो पूरी साइकिल अगर कुछ इशू आया तो दोबारा चलेगी। अब यहाँ पे धीरे धीरे एजाइल आ गया। एजाइल में क्या करने लगे, डेवऑप्स, राइट। और डेवऑप्स में क्या करने लगे कि जो सारा कोड था, जैसे ये क्लाउड फॉर्मेशन का कोड है, पावरशेल का है, ये गिट के अंदर रखा। मान लो कोई एप्लीकेशन बनाई, उसका जितना भी कोड है वो गिट के अंदर रखा या बिट बकेट में रखा, कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो। देन उसकी एक पाइपलाइन बना दी, है ना, जेंकिंस के अंदर पाइपलाइन बना दी है, बैम्बू में बना दी। तो क्या हुआ, जैसे ही नया कोड आया, आपने कुछ चेंजेस करना है एनवायरनमेंट में, आपने वो चेंजेस किया, सबमिट करा। जैसे ही आपने सबमिट किया वो जेंकिंस के अंदर पाइपलाइन ट्रिगर हो गई, है ना। और देन इन्होंने कुछ और टूल यूज़ किए, जैसे सोनार क्यूब है, नेक्सस है, ये आपका टेस्टिंग या ऑटोमेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगे। तो इन चीज़ों के थ्रू भी आप करने लगे। देन कोड लिखने के लिए उन्होंने टेराफॉर्म यूज़ कर लिया, एंसिबल यूज़ कर लिया। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है तो ये भी स्क्रिप्ट बना के आप फटाफट काफ़ी सारे सर्वर्स में एक साथ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरीके के कुछ डेवऑप्स के टूल्स आ गए, और उन डेवऑप्स के टूल्स के थ्रू ये काम काफ़ी ईजी हो गया। तो अभी तक जो आप कंसोल पे कर रहे थे वो डेवऑप्स के थ्रू ईजिली करने लगे, ठीक है। देन उसके बाद डॉकर और क्यूबरनेटिस का कंसेप्ट आया, जिसमें आपकी वीएम की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो गई। वीएम की जगह आप एक डायरेक्ट इमेज बनाओ और वो इमेज को आप गिट के अंदर अपलोड कर सकते हो और वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स आप वहाँ से कर सकते हो, राइट। और देन डॉकर के थ्रू जो कंटेनर या इमेजेस बनते थे उनको मैनेज करने के लिए क्यूबरनेटिस टूल आ गया। तो ये कुछ डेवऑप्स के टूल हैं। तो काफ़ी सारी कंपनियां अभी भी AWS कंसोल या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कंसोल के थ्रू बना रही हैं। काफ़ी सारी कंपनियां जो ऑटोमेशन पे आ गई हैं तो वो डेवलपर की हेल्प से डेवऑप्स के टूल यूज़ करें। तो दोनों तरीके की फील्ड आपके लिए ओपन रहती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या टेक है मुझे बताना, आपने कुछ और डिफरेंट फील किया हो या व्हाट यू थिंक, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट टेक्नोलॉजीज यू नीड टू लर्न।
सो आपको चाहिए AWS, कोई भी क्लाउड, ठीक है, AWS, Azure या GCP मैं आपको बोलूँगा कि आप ये कोई क्लाउड करो, राइट। एंड देन अगर आप उसके बाद एडवांस करना चाहते हो तो आप डेवऑप्स पे जा सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू गो फॉर स्क्रिप्टिंग देन यू शुड लर्न दीज टूल्स, ठीक है। तो ये टूल आप डेवऑप्स के लिए यूज कर सकते हो। आई होप ये आपको क्लैरिटी आया होगा। तो यहाँ पे आप डेवऑप्स के थ्रू ऑटोमेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक क्लाउड कंप्यूटिंग का यहाँ पे फायदा होता है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिला होगा कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, राइट। और अगर मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँ, छोटी सी इमेज, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली क्या हो रहा है। तो ये डायग्राम है, राइट। अगर आप ये देखते हो तो मतलब ये सपोज करो किसी भी कंपनी का AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या ओरेकल या गूगल, किसी का भी क्लाउड है जहाँ पे सारी सर्विसेज या एप्लीकेशन रखी हुई है और हम लोग एंड यूजर हैं, क्लाइंट, ठीक है। और ये हम इसको क्लाउड के थ्रू एक्सेस करें, तो दिस कुड बी वाया कमांड लाइन, वाया कंसोल, किसी भी तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारा डाउट क्लियर हुए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, राइट। और अगर आप AWS लर्न करना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए है ये साइट awslearnings.teachable.com और यहाँ से जाके आप मेरी कोर्स बाय कर सकते हो। 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। AWS का हिंदी या इंग्लिश में सेल्फ लर्निंग कोर्स है, ठीक है। और डॉकर भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। आपको सारी चीज़ें करके दिखाता है। अगर आप सेल्फ लर्निंग करना चाहते हो, अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8287546108। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी डिटेल मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो अगर आप कोई बैच वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, ठीक है। और वेबसाइट है, अगर आप इन कोर्सेज के अलावा कुछ और कोर्स देख रहे हो तो एक वेबसाइट है इसकी शेयर करके, उसका पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स मिलते हैं और मैंने आपके लिए वो कोर्स ढूंढे हुए। तो अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाते हो cloudlearning.co.in, ऑल कोर्सेज में आपको ये सारे कोर्स मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे बेहतरीन कोर्स है, आप ये कोर्स कर सकते हो। सेल्फ लर्निंग आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 महीने के लिए फ्री। तो अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, लाइक डॉकर करना चाहते हो, टेराफॉर्म समझना चाहते हो, जेंकिंस समझना चाहते हो, तो ये सारे कोर्स आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आप ये मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं और नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप देख रहे हो तो मुझे बताना एंड आई विल ट्राई टू हेल्प। थैंक यू, बाय बाय।